गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिबरानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी बच्चों को 11th साइंस में होने के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपका केमिस्ट्री लेक्चरर जावेद खान, जो आपको रसायन विज्ञान जो साइंस का एक पार्ट्स होता है उसका अध्ययन कराता हूं। तो प्यारे बच्चों, आपने 10th क्लास के अंतर्गत साइंस विषय को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है और साइंस विषय के बहुत सारे भाग हैं जो साइंस विषय भागों को अपने आप में समेटे हुए। तो देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आपने साइंस, जिसको आप विज्ञान भी कहते हो, इस विज्ञान के बहुत से पार्ट्स डिवाइड होते हैं जो आपने अब चूज किया है, जो आपने विषय को सेलेक्ट किया है। तो इन विषय इस साइंस के अंतर्गत बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, सेकंड होता है रसायन विज्ञान, तीसरा होता है जीव विज्ञान। इसके अलावा और भी बहुत से पार्ट्स होते हैं। देखो, भौतिक विज्ञान को तो फिजिक्स कहा जाता है, फिजिक्स। रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहा जाता है, और इसको बायोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से पार्ट्स होते हैं, जैसे भू विज्ञान होता है, जियोलॉजिकल कहा जाता है जिसको, भू विज्ञान। इसके अलावा चिकित्सा विज्ञान होता है, मेडिकल साइंस जिसको बोलते हैं। इसके अलावा राजनीतिक विज्ञान होता है। इसके अलावा आपका आर्ट्स भी अपने आप में एक साइंस है, ध्यान रखना। जो आर्ट्स है ये कोई अंग्रेजी वर्णमाला का सिंगुलर या प्लूरल वर्ड को रिप्रेजेंट नहीं करता, जबकि एस है जो ये साइंस वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इसके अलावा आपका फिजिक्स है, जो फिजिक्स में एस आता है, ये भी साइंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। फिजिक्स जिसको भौतिक विज्ञान कहते हैं, रसायन विज्ञान जिसको केमिस्ट्री कहा जाता है, जीव विज्ञान जिसको बायोलॉजी कहा जाता है। जिन स्टूडेंट्सों ने बायोलॉजी का सिलेक्शन किया है वो बायोलॉजी, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान तीनों विषयों का अध्ययन करेंगे। और जिन स्टूडेंट्सों ने मैथमेटिक्स का अध्ययन किया है, मैथमेटिक्स का चुनाव किया है, उसमें मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स रसायन विज्ञान का और भौतिक विज्ञान और मैथ्स का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये साइंस का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आपको बताया। आपको पता होना चाहिए कि भाई भौतिक विज्ञान फिजिक्स होती है, क्योंकि ये अंग्रेजी टर्म्स भी यूज में ली जाती हैं, और रसायन विज्ञान केमिस्ट्री होती है, और बायोलॉजी जीव विज्ञान कहलाती है। तो देखते हैं रसायन विज्ञान में क्या क्या है। तो मैं आपको रसायन विज्ञान के पार्ट्स का एक चैप्टर है, रासायनिक बंध एवं आणविक संरचनाएं, इसका अध्ययन मैं आपको आगे कराता हूँ। तो देखते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान जिसको केमिस्ट्री कहा जाता है, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है कार्बनिक रसायन जिसको ऑर्गेनिक कहा जाता है। एक होता है अकार्बनिक रसायन जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। एक होता है भौतिक रसायन जिसको फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है। तो रसायन विज्ञान होता क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, उसके अवयव, उसके संगठन, उसके भौतिक गुणधर्म आदि का सभी का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान में 3 पार्ट्स होते हैं रसायन विज्ञान के। कार्बनिक रसायन, जिनमें क्या उपस्थित होता है? कार्बन, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा CH4 मैथेन। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6 होता है। अकार्बनिक रसायन जैसे आपने पढ़ी होगी NH3 अमोनिया, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके अलावा CO2। अब आप ये कहोगे कि सर CO2 में कार्बन उपस्थित होता है, लेकिन ये है कार्बनिक रसायन होना चाहिए, जबकि आता किसके अंतर्गत है? ये अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है। भौतिक विज्ञान में आप पढ़ोगे ताप, दाब, उष्मा, एंथैल्पी,
ये सभी गुणों का अध्ययन जिस रसायन में किया जाएगा वो क्या कहलाएगी, भौतिक रसायन विज्ञान कहलाएगी। तो मैं आपको रासायनिक बंधन एवं आणविक संरचना एक अध्याय है उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक बंधन की। तो ये आपको अच्छे से सारा क्लियर हो रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक बंधन की। रासायनिक बंधन क्या होता है, समान, दो समान या असमान परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल। दो समान या असमान परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, रासायनिक बंधन कहलाता है या रासायनिक बंध कहलाता है। जैसे दो समान, आपने पढ़ा होगा कार्बन कार्बन के बीच में चेन पड़ी होगी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, ये कैसा बंध है, रासायनिक बंध है, दो समान परमाणुओं के बीच लगने वाला बंध है। इसके अलावा दो असमान परमाणुओं के बीच लगने वाला जैसे HCl है, क्लोरीन अलग परमाणु है, हाइड्रोजन अलग परमाणु है, तो इसके बीच में जो बंध लग रहा है वो बंध भी क्या है, एक तरह से रासायनिक बंध है। इसके बीच जो बंध बॉन्ड बन रहा है वो भी कैसा बंध है, एक रासायनिक बंध है। तो मेरी तरफ से जो आपको परिभाषा बताई जा रही है वो ध्यान से समझ में आ रहा होगा। दो समान परमाणुओं या असमान परमाणु के बीच लगने वाला आकर्षण बल रासायनिक बंध कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक बंध। यदि दो समान या असमान परमाणु के बीच लगने वाला आकर्षण बल प्रबल हो तो उनकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी और बंध का स्थायित्व सर्वाधिक होगा। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी यानी डाउन होगी, कम होगी, ठीक है। और उसका बंध का जो स्थायित्व होगा, बंध का स्थायित्व जो होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा। यदि दो समान परमाणु और असमान परमाणु के बीच लगने वाला आकर्षण बल कैसा हो, प्रबल हो, ठीक है, तो उनकी स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी, कम होगी, क्योंकि आकर्षण बल से निकटतम क्या रहेंगे, अवयवी कण या परमाणु संकुलित रहेंगे, ठीक है। और उनके स्थायित्व बॉन्ड की स्टेबिलिटी जो होगी, क्योंकि इसमें रसायन विज्ञान में बहुत सी टर्म्स इंग्लिश में भी आती हैं तो उनको आपको याद रखना पड़ेगा। स्टेबिलिटी बोलते हैं स्थायित्व को, ठीक है। तो स्थायित्व जितना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका स्थायित्व भी उतना ही अधिक पाया जाएगा, यानी कि आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। और यदि दो समान या समान परमाणु के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है यदि वो दुर्बल प्रकृति का है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम, और बंध का स्थायित्व क्या होगा, न्यूनतम। उसके विपरीत हो जाएगा पहले वाले के, ठीक है। तो ये आप दोनों को, ये आप दोनों परिभाषाएं आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यदि दो समान या असमान परमाणु के बीच लगने वाला आकर्षण बल प्रबल होगा तो उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, बंध का स्थायित्व क्या होगा, अधिकतम होगा। और आकर्षण बल यदि दुर्बल है तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी और बंध का स्थायित्व कम होगा, ठीक है। तो रासायनिक बंध आपको परिभाषा अच्छे से क्लियर हो गई होगी। रासायनिक बंध मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आयनिक बंध, दूसरा होता है सहसंयोजक बंध, तीसरा होता है उपसहसंयोजक बंध, चौथा होता है धात्विक बंध, पांचवा होता है हाइड्रोजन बंध और छठा होता है वान डर वाल्स बंध, ठीक है। इसको तो बोला जाता है आयनिक बॉन्ड, इसको बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इसको बोला जाता है मेटेलिक बॉन्ड और इसको बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड और इसको बोला जाता है वान डर वाल्स फोर्स, वान डर वाल्स फोर्स। क्लियर। तो दो समान या समान परमाणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल स्थिति को क्या कहा जाता है, रासायनिक बंध कहा जाता है। रासायनिक बंध मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला आयनिक बंध, दूसरा सहसंयोजक बंध, तीसरा उपसहसंयोजक बंध, चौथा धात्विक बंध, पांचवा हाइड्रोजन बंध और छठा वान डर वाल्स बंध। सबसे पहले बात करते हैं आयनिक बंध की। तो आयनिक बंध में आपने आयनिक यौगिक को अच्छे से 10th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे आयनिक कंपाउंड की मैं बात करता हूँ, NaCl हो गया, NaCl हो गया,
MgCl2 हो गया, CaCl2 हो गया आदि, ये सारे कैसे हैं? आयनिक बंध से निर्मित कंपाउंड हैं या यौगिक हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है, मैग्नीशियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है, कैल्शियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है। ठीक है, तो आयनिक बंध कैसे निर्मित होता है? आयनिक बंध की परिभाषा क्या होती है? जब किसी एक तत्व के द्वारा या एक परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है और दूसरे परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, यानी कि जो त्याग करने वाला होगा वो तो होगा विद्युत धनी परमाणु। कैसा होगा? विद्युत धनी परमाणु। जो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग। क्या करेगा? त्याग। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला क्या कहलाएगा? विद्युत ऋणी परमाणु। विद्युत ऋणी परमाणु। एक तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला परमाणु, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला परमाणु। तो दोनों परमाणु, एक तो त्याग करने वाला और एक ग्रहण करने वाला, जैसे Na+ और Cl-, सोडियम त्याग करने वाला, Cl ग्रहण करने वाला परमाणु। तो दोनों परमाणुओं के बीच में विपरीत आवेश स्थिति उत्पन्न होती है और विपरीत आवेश स्थिति में क्या लगता है? एक आकर्षण बल लगता है, जिसको क्या कहा जाता है? आयनिक बंध कहा जाता है। कौन सा बंध कहा जाता है? आयनिक बंध। तो परिभाषा क्या हुई? ध्यान से सुनना। जब दो विपरीत आवेशित परमाणु यानी विद्युत धनी और विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में जो आकर्षण बल स्थिति पैदा होती है, जो बल लगता है, जो आकर्षण बल उत्पन्न होता है, उस बल को क्या कहा जाता है या उस बंध को क्या कहा जाता है? आयनिक बंध कहा जाता है। और आयनिक बंध कब निर्मित होता है? तो विद्युत धनी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा और विद्युत ऋणी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा। जैसे NaCl का निर्माण Na+ और Cl- से निर्मित होता है और NaCl एक आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। अब आयनिक बंध बनता कैसे है, इसको मैं आपको एक प्रोसेस से समझाता हूँ, एक प्रक्रम से समझाता हूँ, जिसमें 5 स्टेप होते हैं। उन स्टेपों को क्रम से हम अध्ययन करेंगे, देखते हैं किस प्रकार किसी आयनिक कंपाउंड का निर्माण होता है। तो ध्यान देना। प्यारे बच्चों देखो, माना कोई एक धातु है। धातु क्या है? मेटल। M से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। एक स्टेप फर्स्ट की बात कर लेता हूँ, प्रथम पद की। माना कोई मेटल है S का मतलब है सॉलिड, M का मतलब है मेटल। जो धातु होती है वो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। सभी धातुएं सामान्य क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। लेकिन ठोस अवस्था में कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करती, क्योंकि ठोस अवस्था में उपस्थित जो अवयवी कण है, जो परमाणु, अणु या आयन है, वो निकटतम क्या रहते हैं? संकुलित रहते हैं। उनके बीच आकर्षण बहुत प्रबल होता है, आपस में बंधे हुए पाए जाते हैं। इसलिए ठोस अवस्था में कोई भी धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करती। तो कोई भी धातु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करती, उसके लिए ऊर्जा दी जाती है, जिसको कहा जाता है उदरोपातन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? उदरोपातन ऊर्जा। और उदरोपातन ऊर्जा जब किसी ठोस धातु परमाणु को दी जाएगी, तो वो धातु परमाणु किस में चेंज हो जाएगी? गैस। जी का मतलब है गैस। ठीक है, तो देखो धातु परमाणु ने कौन सी ऊर्जा ग्रहण की? उदरोपातन ऊर्जा ग्रहण की। जब ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो प्रक्रम कहलाता है उष्माशोषी। कौन सा कहलाता है? उष्माशोषी प्रक्रम। ध्यान रखना। धातु परमाणु कैसी थी? सॉलिड। सॉलिड अवस्था में इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं करती? धातु त्याग नहीं करती। इसलिए कौन सी ऊर्जा दी जाती है? उदरोपातन ऊर्जा। और उदरोपातन ऊर्जा से धातु परमाणु किस में चेंज हो जाती है? गैस में। और प्रक्रम क्या कहलाएगा? उष्माशोषी, यानी उसने ऊर्जा को क्या किया? ग्रहण किया। अब कोई जो धातु परमाणु जो बनी है, स्टेप सेकंड, ये स्टेप फर्स्ट का, ये स्टेप सेकंड, जो गैसीय धातु परमाणु बनी है, उसके बाह्यतम कोश से, उसके बाहरी कोश से, जो बाह्यतम कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन जो पाया जाएगा, मान लीजिए ये नाभिक है और नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो उस बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को क्या करवाना है? हमें त्याग करवाना है, क्योंकि धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करती है? त्याग करती है। तो धातु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो उसके लिए ऊर्जा दी जाती है। उस ऊर्जा को कहा जाता है आयनन ऊर्जा। क्या कहा जाता है? आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो धातु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, ध्यान से समझना, जब इलेक्ट्रॉन त्यागा गया तो धातु पर जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो चार्ज कैसा आता है? प्लस।
कैसा चार्ज आता है, प्लस, यानी कि धनावेश की स्थिति उत्पन्न होती है जब माइनस निकलता है। ठीक है, तो धनावेश की स्थिति उत्पन्न होगी। तो इसने भी क्या किया, देखो गैसीय धातु जो परमाणु थी उसने भी किस ऊर्जा को ग्रहण किया, आयनन ऊर्जा को ग्रहण किया, और आयनन ऊर्जा को जैसे ही ग्रहण किया तो एम पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस। तो ये भी प्रक्रम कैसा हो गया, उष्मा शोषी। कैसा हो गया, उष्मा शोषी। क्लियर। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो ये तो कैसा बन गया, धन विद्युती तत्व। कैसा बन गया, धन विद्युती तत्व या आयन, धन विद्युती तत्व या आयन। ठीक है, अब ये तो हो गई किसी धातु आयन की बात। अब ऋण विद्युती तत्व की बात करते हैं। तो ऋण विद्युती जो तत्व होता है, ऋण विद्युती तत्व जो होता है वो किसी अणु के रूप में पाया जाता है। धातु तो सामान्य तत्व के रूप में उपस्थित होती है, एलिमेंट्स के रूप में उपस्थित होती है। जब भी कोई ऋण विद्युती तत्व होगा वो अणु के रूप में होगा। अणु आप जानते हो, जब दो समान परमाणुओं का रासायनिक संयोग होता है तो किसका निर्माण होता है, अणु का। मान लीजिए एक अणु है X2। क्या है अणु, X2 है, और इस X2 अणु का क्या करना है, हमें परमाणु निर्मित करना है। तो परमाणु निर्मित करने के लिए एक ऊर्जा दी जाती है जिसका नाम है वियोजन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा। और वियोजन ऊर्जा से 2x के क्या बन जाएंगे, एटम बन जाएंगे। एटम मीन्स क्या हो गया, परमाणु। क्लियर। यानी कि X2 तो क्या था, अणु था। यानी ऋण विद्युती तत्व किसमें पाया जाता है, अणु के रूप में पाया जाता है। और अणु को किसमें तोड़ा हमने, परमाणु में। तो उसने कौन सी ऊर्जा दी हमने, वियोजन ऊर्जा। यानी कि इस अणु ने भी इस वियोजन ऊर्जा का क्या किया, ग्रहण किया। इस ऊर्जा को क्या किया, ग्रहण किया। तो ये प्रक्रम भी कैसा हो गया, उष्मा शोषी हो गया। कौन सा हो गया, उष्मा शोषी। अब देखिए यहाँ पर कितने एटम हैं, 2x एटम है, 2 परमाणु है। अब स्टेप 4 की बात करता हूं मैं। स्टेप 4 में क्या होता है कि मान लीजिए इस 2 परमाणु एटम में से मैंने एक एटम ले लिया x। क्या ले लिया, एक परमाणु क्या ले लिया, x। और उसके बाह्यतम कोश में मैं एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहता हूँ। उसके बाह्यतम कोश में मैं क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन जब जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉन जब जोड़ा जाता है तो एक ऊर्जा निकलती है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो देखो जब X में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो उसके बाद जो ऊर्जा निकलेगी, ये ऊर्जा निकलती है, ध्यान रखना। तो उसके बाद जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो X पर चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, माइनस। तो X पर चार्ज कैसा आ गया, माइनस। और ऊर्जा निकली, यहां तक तो ऊर्जा क्या हो रही थी, ग्रहण हो रही थी। अब ऊर्जा निकली तो प्रक्रम कैसा हो गया, उष्माक्षेपी। कैसा प्रक्रम हो गया, उष्माक्षेपी। अब देखो स्टेप जो लास्ट बच रहा है 5, स्टेप जो 5 है उसमें क्या हो गया, M पर तो चार्ज कैसा है बताओ, प्लस, और X पर चार्ज कैसा है, माइनस। तो M प्लस X माइनस, 2 असमान विद्युत धनी और विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा वो क्या कहलाएगा भाई, आयनिक बंध। तो M और X के बीच में कैसा बंध बन गया, आयनिक बंध। तो एक बार पुनः समझ लें, रासायनिक बंध क्या होता है, 2 समान या असमान परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को रासायनिक बंध कहते हैं। रासायनिक बंध मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला बंध कौन सा है, आयनिक बंध होता है। आयनिक बंध किसे कहा जाता है, धन विद्युती और ऋण विद्युती परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। आयनिक बंध जैसे मैंने आपको बताया कि Na+Cl-, NaCl जो सोडियम क्लोराइड है, जो खाने का नमक है, जो साधारण लवण है, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसके निर्माण को समझने के लिए मैंने एक बेस बनाया, आधार। मैंने कहा कि भाई कोई धातु है वो ठोस अवस्था में होगी स्टार्टिंग में, तो धातु ठोस अवस्था में किसी इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं करेगी, त्याग नहीं करेगी, इसलिए उसको एक ऊर्जा दी जाती है जिसका नाम है उदारोपातन ऊर्जा। और उदारोपातन ऊर्जा से वो धातु किस में परिवर्तित हो जाएगी, गैस में। यानी उस धातु ने इस ऊर्जा का अवशोषण किया, इसलिए प्रक्रम क्या हो गया, उष्मा शोषी। अब जब गैसीय अवस्था में धातु होती है तो गैस में क्या होते हैं, अवयवी कण दूर दूर होते हैं। गैसीय पदार्थ की जब हम बात करते हैं तो गैसीय पदार्थ में अवयवी कण दूर दूर होते हैं, और अवयवी कण दूर दूर होंगे तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे होंगे। कैसे बंधे होंगे, ढीले बंधे होंगे या कमजोर बंधे होंगे।
तो उसके लिए ऊर्जा दी जाती है, जिस ऊर्जा का नाम है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी कि उस ढीले बंधे हुए बाह्यतम कोश से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इसने भी क्या किया, उस आयनन ऊर्जा का अवशोषण किया। इसलिए धातु पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस, और परक्रम क्या कहलाया, उष्मा शोषी। अब तीसरी स्टेप की बात करते हैं। जो ऋण विद्युतीय तत्व होगा वो किस रूप में होगा, अणु के रूप में होगा। उसको एक ऊर्जा दी जाएगी जिसका नाम है वियोजन ऊर्जा, और वियोजन ऊर्जा से क्या बन जाएंगे, उस ऋण विद्युतीय तत्व के परमाणु, एटम। और इसने भी, अणु ने भी किसको ग्रहण किया, वियोजन ऊर्जा को ग्रहण किया। इसलिए परक्रम ये भी क्या हो गया, उष्मा शोषी हो गया। अब स्टेप फोर्थ में क्या हो रहा है कि इस दो परमाणुओं में से मैंने एक परमाणु की कल्पना कर ली। एक्स में क्या जोड़ा मैंने, एक इलेक्ट्रॉन, जो किसने त्यागा है, धातु ने त्यागा है। जो किसने त्यागा है, धातु ने त्यागा है। वो इलेक्ट्रॉन इसमें जब जोड़ा तो इसमें ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा का नाम है इलेक्ट्रॉन बंधुता। और एक्स पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, माइनस। अब इलेक्ट्रॉन पर जब माइनस चार्ज है तो उष्मा क्या है, निकली, भाई इलेक्ट्रॉन बंधुता निकली, तो ये परक्रम क्या हो गया, उष्मा क्षेपी। अब लास्ट स्टेप में क्या होता है, देखो एन पर चार्ज कैसा आया, प्लस, एक्स पर चार्ज कैसा आया, माइनस। एन प्लस और एन एक्स माइनस, धन विद्युतीय और ऋण विद्युतीय परमाणु के बीच में जो बंधन स्थिति बनी, उससे किस बंध का निर्माण हुआ, आयनिक बंध का निर्माण हुआ। तो ये कहलाता है आयनिक बंध। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो में मैंने आपको आयनिक बंध के बारे में बताया, तो मुझे आशा है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसलिए आगे की चर्चा हम नेक्स्ट आयनिक यौगिक की अगले वीडियो में करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।